नमस्कार दोस्तों, लकी दर्शन एकेडमी में आज आपका फिर से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 16 लेकर आए हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एसआईसी, एम्स, पीजीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। आइसबर्ग फिनोमिना इज नॉट सीन इन। दोस्तों, आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर कौन सी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको? यानी कि दोस्तों आपके सामने 4 चीज़ें दी हुई हैं: एड्स, टीबी, पोलियोमाइलाइटिस और मीजल्स। यानी इनमें से एक चीज़ ऐसी है, एक बीमारी ऐसी है जो आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और उसका नाम है दोस्तों मीजल्स। मैं अभी कुछ बताता हूँ दोस्तों। मीजल्स, रूबेला, टिटेनस, रेबीज, इन बीमारियों को आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट नहीं करता है दोस्तों। दोबारा नाम सुना दोस्तों: मीजल्स, रूबेला, टिटनस, रेबीज। मीजल्स, रूबेला, टिटनस, रेबीज इन बीमारियों को आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ पर एड्स को भी करता है, टीबी को भी करता है, पोलियोमाइलाइटिस को भी करता है, लेकिन मीजल्स को नहीं करता। मीजल्स की जगह रूबेला होता, टिटनस होता, रेबीज होता, इनको आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच इज ट्रू अबाउट बीसीजी। दोस्तों यहाँ पर बीसीजी के बारे में पूछा है एग्जामिनर ने कि बीसीजी के बारे में सही बात क्या है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पर बीसीजी की जो सही बात है दोस्तों वो है आपके सामने: WHO रिकमेंड्स डेनिस 1331 फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन 1331। दोस्तों क्या है, डिस्टिल वाटर के साथ कभी भी बीसीजी को डाइल्यूट नहीं करते हैं, नॉर्मल सलाइन के साथ करते हैं। और जिस साइट पर हम बीसीजी लगाते हैं दोस्तों, उस साइट को कभी भी स्प्रिट से साफ करना नहीं होता है दोस्तों। स्प्रिट से साफ करना नहीं होता है, उसको साफ करना होता है दोस्तों एनएस स्वैब से। और मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है दोस्तों 12 से 14 वीक पे दोस्तों। और डेनिस 1331 फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन WHO रिकमेंड करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर कॉपर टी इंसरेशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों एग्जामिनर पूछ रहा है कि कॉपर टी दिए गए ऑप्शन में सभी को लगा सकते हैं, एक को छोड़कर किसको नहीं लगा सकते दोस्तों। तो राइट आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों: हैज ए हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी कि जिस पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पहले हिस्ट्री रह चुकी हो उसको कॉपर टी हमें नहीं लगानी होती है दोस्तों। इसके अलावा भी एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे कि आप नोट कर लेना दोस्तों। मैं अभी नाम बताता हूँ आपको: अननोन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान, अनमोटिवेटेड सीवियर एनीमिया, पीआईडी और ईटी। ये टी का मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और पीआईडी दोस्तों सीवियर एनीमिया, अनमोटिवेटेड प्रेगनेंसी और अननोन ब्लीडिंग। इसके ये जब भी कुछ मैंने आपको 6 चीज़ें बताई दोस्तों, अगर इन 6 में से आपको कुछ भी देखने को मिले, एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो कॉपर टी हमें नहीं लगानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एलिजिबल कपल पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडियन। यहाँ पर दोस्तों वो कपल की बात नहीं हो रही है जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात होती है। ये दोस्तों एलिजिबल कपल पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडियन। यानी कि यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो 1000 शादीशुदा जोड़े हैं उनमें से कपल का मतलब कि प्रेग्नेंट जो जितनी हमारी भाभी जी होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं वो कितनी देखने को मिलेंगी। यानी कि
अगर 1000 बंदे, अगर किसी गांव में 1000 बंदे हैं, 2 से 3000 पर दोस्तों सब सेंटर खुलता है। और सब सेंटर पर दोस्तों ये चीज़ें आपको इनका रजिस्टर नोट मिलेगा। ये सब सेंटर पर ही नोट होता है। कई बार एग्जामिनर पूछ ले कि एलिजिबल कपल पर 1000 की पॉपुलेशन पर दोस्तों ये क्या नाम है, कौन रजिस्टर कहाँ होता है दोस्तों, तो सब सेंटर पर रजिस्टर होता है। और 2 से 3000 की पॉपुलेशन पर एक रजिस्टर बनता है दोस्तों, एक सब सेंटर खुलता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर सब सेंटर अगर उनको रिकॉर्ड करेगा, यानी 1000 किसी गांव में 1000 शादीशुदा बंदे हैं दोस्तों, तो उनमें से ऑप्शन नंबर सी 150 से 180 बंदे आपको प्रेग्नेंट मिलेंगी। जितनी हमारी भाभी जी हैं वो प्रेग्नेंट मिलेंगी, जितनी फीमेल है वो 1000 में से 150 से 180 आपको प्रेग्नेंट मिलेंगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। So next question, question number 5. The level of prevention to which action are taken to inhibit the progress of a disease at its incipient stage is। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि किसी भी बीमारी के आने से पहले ही उसको शुरुआत में रोक देना क्या कहलाता है। यानी शरीर के अंदर कोई बीमारी आई है दोस्तों, आते ही हमें उस बीमारी को रोक दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी या ऑल ऑफ द अबव। देखो दोस्तों, लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला प्रीमोडियल, प्रीमोडियल के अंदर दोस्तों आपको डिजीज अब्सेंट मिलेगी दोस्तों, सॉरी पेरीमोडियल, पेरीमोडियल में दोस्तों डिजीज अब्सेंट है और उसमें टारगेट रहेगा रिस्क फैक्टर है, जो टारगेट होगा रिस्क फैक्टर फॉर रिस्क फैक्टर को रोकना दोस्तों टारगेट रहेगा हमारा। यानी कि इसमें डिजीज है वो तो अब्सेंट मिलेगी और जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों उनको हमें रोकना है। और रोकेंगे कैसे, हेल्थ एजुकेशन से रोकेंगे दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों प्राइमरी, प्राइमरी में भी डिजीज अब्सेंट होती है लेकिन रिस्क फैक्टर मौजूद होता है दोस्तों। प्राइमरी में भी यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया प्रीमोडियल में तो डिजीज अब्सेंट है लेकिन रिस्क फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, उसको हमें रोकना है दोस्तों। रिस्क फैक्टर भी अब्सेंट है, कहने का मतलब ये है रिस्क फैक्टर को रोकना है लेकिन वो भी अब्सेंट है, उसको आने नहीं देना है दोस्तों। लेकिन प्राइमरी के अंदर डिजीज अब्सेंट है और रिस्क फैक्टर आपको मौजूद है और उसमें टारगेट रहेगा हमें डिजीज को रोकना। यहाँ पर हमें रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन हमें यहाँ पर डिजीज को रोकना टारगेट रहेगा, और रोकेंगे कैसे, हेल्थ एजुकेशन से दोस्तों। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर दोस्तों आपको डिजीज पॉजिटिव है और टारगेट रहेगा डिजीज को कन्फर्म करना और उसको रोकना। प्राइमोडियल में और प्राइमरी में तो डिजीज दोनों में एब्सेंट थी दोस्तों, लेकिन सेकेंडरी में डिजीज पॉजिटिव है लेकिन टारगेट रहेगा डिजीज को कन्फर्म करना और उसको रोकना दोस्तों। और टर्सरी में आता है दोस्तों, टर्सरी को बोलते हैं हम एंड ऑफ द स्टेज, यानी बीमारी एंड स्टेज पर पहुंच चुकी है और इसमें टारगेट रहेगा डिसेबिलिटी को लिमिट कर दो, यानी बीमारी जितनी बड़ी हुई है उसको लिमिट में ले आओ और मरीज को रिहेबिलिट कर दो, यानी कि मरीज को, पेशेंट को आराम दिलाओ। एंड स्टेज पर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। और यहाँ पर अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि बीमारी आने से पहले ही उसको रोक देना, आने से पहले ही शुरुआत में ही रोक देना, उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं दोस्तों। यानी कि डिजीज पॉजिटिव है लेकिन टारगेट रहेगा डिजीज को कन्फर्म करके उसको रोक देना शुरुआत में ही, उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स एक्सेप्ट। यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि चिकन पॉक्स के सारे कॉम्प्लिकेशन है एक को छोड़कर, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, एंट्राइटिस, राइज सिंड्रोम। दोस्तों चिकन पॉक्स होता है जो वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है दोस्तों, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड टाइम दोस्तों 14 to 16 डेज होता है, यानी 14 से 16 दिन आपको इसका इंक्यूबेशन पीरियड टाइम देखने को मिलता है। और वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से ये फैलता है दोस्तों। और इसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा
मेनिंजाइटिस की भी रहती है, निमोनिया की भी रहती है और राइज सिंड्रोम की भी रहती है, लेकिन एंट्राइटिस इसके अंदर कोई मायने नहीं रखता है, हमारी आदतों से इसका कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा था तो एक्सेप्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सुक्रालफेट ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सुक्रालफेट जो ड्रग है दोस्तों, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों? मतलब सुक्रालफेट जो ड्रग है उसको हम किस चीज़ में यूज लेते हैं दोस्तों? वोमिटिंग में, कॉन्स्टिपेशन में, या डुडेनियल अल्सर में, या डाइन थोका में? यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो सुक्रालफेट जो नाम की जो ड्रग्स है दोस्तों, उसे हम डुडेनियल अल्सर, या इसको हम बोल सकते हैं डुडेनियल अल्सर में भी ले सकते हैं, या हम पेप्टिक अल्सर में भी काम ले सकते हैं दोस्तों। दोनों में से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में से हम किसी को भी काम ले सकते हैं दोस्तों, पेप्टिक अल्सर में भी और डुडेनियल अल्सर में भी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड टू डायग्नोज टीबी इज नोन एज। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि टीबी को डायग्नोज करने के लिए कौन सी स्टेनिंग टेक्निक काम में लोगे, यानी टीबी को डायग्नोज करने के लिए कौन सी स्टेनिंग टेक्निक काम में लोगे दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, जेल निल्सन स्टेन। टीबी नाम की बीमारी दोस्तों मायोबैक्टीरियम ट्यूबरल बेसिलाई से होने वाली बीमारी है। इसमें माइकोलिक एसिड नाम की लेयर होती है दोस्तों, और इसी के कारण इसमें ग्राम स्टेन नहीं होता दोस्तों। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरल बेसिलाई से होने वाली बीमारी है दोस्तों, और इसमें दोस्तों आपको माइकोलिक एसिड नाम की जो लेयर होती है वो आपको देखने को मिलेगी, और जहाँ पर आपको माइकोलिक एसिड नाम की लेयर देखने को मिलेगी तो उसमें ग्राम स्टेन आपको नहीं हो सकता दोस्तों। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि टीबी का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, तो दोस्तों स्पुटम माइक्रोस्कोपी। और अगर जेल निल्सन स्टेन के बारे में भी अगर कन्फर्मेटिव पूछ ले तो दोस्तों ये होगा दोस्तों 3+ रिजल्ट। अगर 3+ रिजल्ट आता है तो पेशेंट को आइसोलेट कर देना है दोस्तों। पूछ लेता है कि जेल निल्सन स्टेन है दोस्तों वो कितने पर पॉजिटिव आएगा, यानी कि 3+ पॉजिटिव है तो हमें पेशेंट को क्या करना चाहिए? अगर 3+ पॉजिटिव है तो पेशेंट को हमें आइसोलेट करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज रिकमेंडेड टू ए क्लाइंट ऑन हेपेरिन थेरेपी। यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों कि मरीज को हेपेरिन देने के साथ में कौन सा ब्लड टेस्ट करना चाहिए, यानी कि कोई भी पेशेंट है जिसको हम हेपेरिन नाम की ड्रग दे रहे हैं, जो यानी कि LMHW आता है दोस्तों 0.6 में, जो हम पेशेंट को देते हैं दोस्तों उसमें हेपेरिन होता है। अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके साथ में हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, यानी पेशेंट को क्या हो सकता है? ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोब्लास्टिन टाइम, यानी APTT। हेपेरिन है दोस्तों जो वो एंटीकोगुलेंट होता है दोस्तों, और अगर एग्जामिनर पूछ ले दोस्तों तो हेपेरिन प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है। और हेपेरिन के बारे में 2-4 चीज़ें हैं। एक तो दोस्तों जो हेपेरिन होता है दोस्तों वो लोडेड इंजेक्शन आता है। दूसरी बात, जो लोडेड इंजेक्शन आता है जैसे जो LMHW आता है दोस्तों 0.6 में, मैंने अभी आपको बताया, उसको जब भी आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको एयर मिलेगी दोस्तों। तो उस एयर को हमें कभी भी बाहर नहीं निकालना होता है दोस्तों, एयर के साथ ही हमें उस इंजेक्शन को लगाना होता है। और उसके अंदर दोस्तों ऑटो लॉक होता है, यानी उसको हमें आगे पीछे करके नहीं देखना है। जो हम इंजेक्शन को लगाएंगे, लगाते ही दोस्तों इंट्राडर्मल हमें इंजेक्शन को लगाना है, और लगाते ही वो जैसे उसको दबाएंगे आगे की तरफ है तो वो लोग ऑटोमेटिक टूट जाएगा दोस्तों। हिपेरिन और हीमोफीलिया के साथ की जाने वाली जो टेस्ट का नाम है दोस्तों वो है दोस्तों APTT, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको हेपेरिन के साथ हेपेरिन देते हैं पेशेंट को तब भी टेस्ट करते हैं दोस्तों, और हीमोफीलिया का अगर हम हीमोफीलिया देते हैं दोस्तों तो उसमें भी हम इसको टेस्ट करते हैं दोस्तों। APTT इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थी क्लास नंबर 16 आपके सामने। कल हम क्लास नंबर 17 लेकर आएंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।